नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में लगभग जीडी की क्लासें, एसएससी जीडी की क्लासें अनवरत रूप से जारी हैं और उसमें मॉर्निंग स्लॉट में भी और कहीं ना कहीं जो आपका आफ्टरनून स्लॉट है, दोनों में अच्छे तरीके से क्लासेस स्टार्ट है। तो जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी की तैयारी खास तौर पे करना चाहते हैं, वो सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए पूरी तरह से आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन के तरीके से आप देखेंगे किस प्रकार से हम आपको भूगोल में टॉपिक वाइज प्रश्नों को करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आप अगर टॉपिक वाइज चीजों को समझेंगे तो उसमें बहुत आसानी के साथ बातें स्पष्ट होंगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बताइए कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? क्या वोयोमा जलप्रपात है, स्टेनली जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात है या फिर नियाग्रा जलप्रपात है? ध्यान दीजिएगा, जलप्रपात तो ये सभी हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि जो वोयोमा वाटरफॉल है ये कांगो जायर देश में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहां पर? कांगो जायर देश में है। इसी प्रकार स्टेनली की बातचीत करें, स्टेनली भी कांगो जायर में है। तो देखिए, एक देश में दो आपको जलप्रपात यहां पर मिल गए। एंजल जलप्रपात वेनेजुला देश में है, वेनेजुएला देश में है दोस्तों, इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और नियाग्रा जलप्रपात की बातचीत करें तो ये यूएसए में है। अब प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आप सभी लोग एंजल जलप्रपात को बताएंगे। ठीक है, एंजल जलप्रपात के विषय में आपको बता दूं कि एंजल जलप्रपात वेनेजुला देश में है और ये जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है ओरनिको नदी के द्वारा ये एंजल जलप्रपात का निर्माण होता है वेनेजुला में। कभी कभी क्या होता है कि दूसरी नदी भी पूछ ली जाती है, अगर ओरेनिको नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब यह है कि ओरेनिको की वो सहायक नदी हो सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन को सभी लोग बताएंगे। बाकी अगर इनकी लोकेशन पूछे, कहां पर? कांगो जायर देश में। स्टेनली कहां पर? कांगो जायर देश में। एंजिल कहां पर? वेनेजुला में। और नियाग्रा हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो देखिए, यहां से अब आप अगले एक दो क्वेश्चन को बहुत आराम के साथ कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस देश में, उस देश का नाम बताना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है दोस्तों? एंजिल जलप्रपात है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जिस देश में स्थित है उसमें ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, वेनेजुला, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब इसमें आप बता सकते हैं कि किस देश में हो सकता है। तो इसके पहले हमने जो व्याख्या किया है उसमें वेनेजुला का नाम देखिए मैंने आपके सामने रखा था, वेनेजुएला। तो वेनेजुला इसमें से सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है वह आपका हो गया वेनेजुला। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ऑप्शन दिए हैं। तो जो भी ऑप्शन दे, ऑप्शन से क्या है, बस ये है कि जहां पर जो वाटरफॉल स्थित है उस वाटरफॉल के विषय में आपको बताना है। वाटरफॉल का मतलब होता है कि ऊंचाई से गिरता हुआ जल, ऊंचाई से गिरता हुआ जल का हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? वाटरफॉल कहलाता है। देखिए, वाटरफॉल यहां पर आपको समझना है कि जलप्रपात होता है, एक जलप्रपात होता है और दूसरा देखिए एक तरह से फव्वारा होता है। तो फव्वारा और जलप्रपात में क्या अंतर है, इसको भी आपको थोड़ा समझना है। यानी वाटरफॉल और फाउंटेन में क्या अंतर है? तो फाउंटेन क्या होता है, सामान्य रूप से आप धरती के नीचे से आप कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल तरीके से जब पानी हम बाहर की ओर निकालते हैं, स्प्रिंग करते हैं उसको, है ना। तो ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? फव्वारा कहते हैं। और दूसरा जो जलप्रपात होता है ऊंचाई से गिरता हुआ जल माना जाता है। इसके अलावा भी आपको समझना, एक होता है देखिए दोस्तों गेसर, गेसर को भी समझना। गेसर क्या होता है? गेसर कहिए या इसी को हॉट स्प्रिंग कहिए, हॉट स्प्रिंग कहिए। ये क्या होते हैं? जहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र होता है
वहां का अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल गर्म होकर के वो तेजी के साथ बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गेसर कहेंगे या फिर हॉट स्प्रिंग कहेंगे। अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे हॉट स्प्रिंग की बातचीत करें तो उसका नाम है ओल्ड फेथफुल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओल्ड फेथफुल नाम है। ओल्ड फेथफुल जो गेसर है ये आपका यूएसए में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, यूएसए में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। यूएसए में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यहां पर स्थित है ओल्ड फेथफुल गेजर अमेरिका में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिए बी ऑप्शन रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, एंजिल जलप्रपात की जब बातचीत करते हैं तो किस नदी पर है। देखिए पहले क्वेश्चन का विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट रहा और दूसरे प्रश्न में हमने आपको और भी चीजें बता दी। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है। एंजिल जलप्रपात की खूबी देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको इस पॉइंट को याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसी प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे आपके एसएससी जीडी में, और इसके अलावा भी ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। दूसरा साथियों ये कहां पर है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिसे हम लैटिन अमेरिका महाद्वीप भी कहते हैं। तीसरा देखिए ये जिस नदी पर बनता है उस नदी का नाम है ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी नाम है। और जिस देश में है उस देश का नाम है वेनेजुला, वेनेजुला। तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात के विषय में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। तो यहां से तय करिए कि एंजिल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, अमेजन नदी पर है, ओरेनिको नदी पर है, कैरोनी नदी पर है या फिर पराना नदी पर है। ये चारों की चारों नदियां दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ही संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो सही जवाब क्या होगा, तो यहां पर भी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है। वोयोमा जल जो प्रपात है वो किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर, जायरे नदी पर, नील नदी पर या फिर लुआनवा नदी पर। ध्यान दीजिएगा, जाम्बेजी नदी का अगर हम सबसे पहले व्याख्या करें तो जाम्बेजी नदी दोस्तों इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर आप देखेंगे करीबा झील है। कौन सी झील है दोस्तों, करीबा झील, करीबा झील है। और करीबा झील से निकल करके जब ये नदी आगे बढ़ती है तो दो देशों के बीच में पहली बात तो ये सीमा बनाती है। इधर की तरफ साउथ में जिम्बाब्वे है और नॉर्थ में जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये बॉर्डर भी शेयर करती है। और हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आ जाए कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील बताना है, और हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फिर जाम्बेजी बताना है। दोनों में थोड़ा देखिए अंतर है। अब इस नदी के द्वारा जिस जलप्रपात का निर्माण होता है उसका नाम है विक्टोरिया। वैसे दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात को वाटर कर्टन भी कहा जाता है। वाटर कर्टन का मतलब होता है कि जल का चादर, है ना, इतना ज्यादा ये चौड़ा है विक्टोरिया वाटरफॉल जो जाम्बेजी नदी पर बनता है या जाम्बेजी नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। जायरे की बातचीत करते हैं दोस्तों, जायरे नदी देखिए अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है कांगो जायरे नदी। ये वही नदी है जो, याद रखेंगे दोस्तों, ये वही नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा यानी जो आपका इक्वेटर लाइन है इसको ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी, कांगो जायर नदी। और इस नदी के आसपास फैले वनों को सवाना कहा जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे घने जंगल माने जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहे जाते हैं, जिन्हें हम सवाना कहते हैं या फिर कांगो वन कहते हैं। याद रखें, कांगो वन कहते हैं। और इन जंगलों में निवास करने वाली जो प्रमुख जनजाति है उसका नाम है पिग्मी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी जनजाति है, पिग्मी, जो विश्व की सबसे नाटे कद की जनजाति है पिग्मी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये अपना जो निवास बनाते हैं वो पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। किसके ऊपर,
पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्रॉल कहते हैं। तो इनके घरों की बातचीत करें तो क्रॉल कहा जाता है। विश्व की सबसे नाटे कद की जनजाति पेड़ों पर निवास करती है, इनके घरों को क्रॉल कहा जाता है। और ये अपने गले में एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र रखते हैं, जिसके सहयोग से वह जानवरों की ध्वनि निकालते हैं, और ध्वनि निकालने के पश्चात उस जानवर को कहीं ना कहीं अपना शिकार बना लेते हैं। छोटे कद की जनजाति में सोची इतनी बुद्धिमानी है कि ये बड़े से बड़े जानवर का शिकार भी कर सकती है। तो सवाना जंगलों में इसका निवास है दोस्तों। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सवाना वन कहे जाते हैं। जायरे कांगो नदी के आसपास निवास करने वाली जनजाति का नाम पिग्मी है। ठीक, अब इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण जलप्रपात बनते हैं उसमें स्टेनली जलप्रपात का नाम सुनेंगे। स्टेनली जलप्रपात हो गया, और लिविंग स्टोन जलप्रपात हो गया दोस्तों। ये जलप्रपात किस नदी पर, कांगो जायर नदी पर बनते हैं। तो ये जायरे नदी के बीच है विषय में विश्लेषण रहा। अभी भी हम लोग उत्तर पे नहीं पहुंचे हैं। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर, आप देखिए नील नदी है। नील को आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मिस्र का वरदान कही जाती है। इस नदी के विषय में विश्लेषण हमने कल कर लिया था अच्छे से। ठीक है, इस नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा, जिसे वर्तमान समय में हम कैरो के नाम से जानते हैं, इसके अलावा सिकंदरिया शहर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध निर्मित है भैया। बांध का नाम है, ध्यान दीजिएगा, अस्वान बांध। कौन सा बांध है, अस्वान बांध है। अस्वान बांध को भी याद रखिएगा, जो मिस्र में स्थित है। इसी प्रकार देखिए डी ऑप्शन पर अगर हम लोग चलें तो लुआनवा नदी है। लुआनवा नदी ये भी कांगो जायर देश में बहती है। कांगो डेमोक्रेटिक ऑफ कंट्री देश का नाम है दोस्तों, कांगो डीआर, जिसे कांगो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कहेंगे। इस देश में प्रवाहित होने वाली लुआनवा नदी पर ही बोयोमा जलप्रपात निर्मित होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का विश्लेषण ध्यान से समझेंगे। यहां पर बिल्कुल अलग तरह का प्रश्न आपको मिला, डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए स्टेनली जलप्रपात की अगर हम लोग बातचीत करें तो अब आप सभी लोग बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने विश्लेषण अच्छे से किया। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल गंभीरता का परिचय देते हुए तैयारी करिए, सुनिश्चित करिए। जो भी वनडे एग्जाम है, एसएससी के चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो या फिर डाटा एंट्री का हो दोस्तों, डाटा एंट्री का हो, या फिर दोस्तों जीडी का हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, ठीक है, हर एग्जाम में आपको लाभ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तैयारी के लिए पूरा फोकस है। अगर आप पूरी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मिशन संस्था में ऐसा हो रहा है, मिशन इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है, जिसमें आपको लगभग टॉपिक वाइज चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन यहाँ का एक क्वेश्चन वहां का, टॉपिक वाइज चीजें मिल रही हैं। और सोचिए अगर टॉपिक वाइज आप लोग अच्छे से करेंगे तो आपका जो जनवरी में लगा हुआ एग्जाम है, वहां तक हम जब आपके साथ चलेंगे, एक एक प्रश्न जो है दोस्तों आपके हाथ में होगा। लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, और विश्लेषण वाले की अगर हम बातचीत करें उसको भी शामिल कर ले तो लगभग आपके पास 2000 प्रश्नों का एक कलेक्शन रहेगा। अगर पेन कागज लेकर बैठते हैं और अच्छे से चीजों को नोट करते जाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, बस ये है कि भूगोल के साथ साथ अन्य जो विषय हैं, चाहे हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर जो है सिविक्स हो या करेंट अफेयर की चीजें हो, है ना, ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों पर विशेष रूप से जब आप ध्यान देंगे तब जाके जीएस का पोर्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा। दूसरे बात करें तो दूसरे स्थिति में आप देखेंगे इंग्लिश हो गया। आजकल तो यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी का भी बड़ा रोल होता है, तो हिंदी, अंग्रेजी ये आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए। मैथ्स हो गया, और इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों, मैथ्स के साथ साथ आप देखेंगे रीजनिंग। ये जब आप कहीं ना कहीं हर विषय को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, किसी विषय को नॉर्मल नहीं समझना है,
अगर हम नॉर्मल समझते हैं तो यही हमारी एक मिस्टेक हो जाती है और एग्जाम में हम गलत कर देते हैं और हमें फिर से कहीं ना कहीं एक वर्ष के लिए उस परीक्षा का इंतजार करना पड़ जाता है। ठीक है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, पहला प्रश्न को हमने विश्लेषण किया तो पहले क्वेश्चन की वजह से दूसरा और तीसरा प्रश्न आपसे बन गया। अब चौथे क्वेश्चन का हमने विश्लेषण किया तो उम्मीद है कि पांचवें प्रश्न का जवाब आप सभी लोग अपने तरीके से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बताइए भाई, अमेजन नदी है, कांगो नदी है, नील नदी है या फिर कोरोनी नदी है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेनली जलप्रपात का निर्माण मैंने अभी अभी आपको बताया कांगो नदी के द्वारा होता है। किस नदी के द्वारा? कांगो नदी। तो यहाँ पर आप लोगों को बी ऑप्शन को सही करना। कांगो नदी के आसपास फैले घने जंगलों को सवाना कहा जाता है। अमेजन नदी के आसपास फैले घने जंगलों को सिलवास कहा जाता है या अमेजन वन कहते हैं, सिलवास कहे, और सिलवास को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। नील को मिस्र की वरदान के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हिट करता है। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का बी ऑप्शन सभी लोग अच्छे से सही करेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को आप सभी लोग अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल अलग तरह का प्रश्न आ गया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, इसको भी ध्यान समझिएगा। तो अगर आगामी क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि किस देश में है या फिर कहां पर है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो कोलोराडो है, मिसिसिपी है, इसी प्रकार सेंट लॉरेंस है और जाम्बेजी। चार ऑप्शन दिए हैं। कोलोराडो देखिए, अगर बातचीत करें तो कोलोराडो अमेरिका, याद रखिए यूएसए तथा मैक्सिको देशों के बीच बहती है। मैक्सिको देशों के बीच बहती है दोस्तों कोलोराडो। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य जिसमें लॉस एंजलस और आप सभी लोग जानते हैं सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजलस हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है और सैन फ्रांसिस्को की अगर बातचीत करें तो उसे वर्ल्ड सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हैं, चाहे वो मेटा हो, अमेजॉन हो, गूगल हो दोस्तों, ये सभी की सभी सैन फ्रांसिस्को से कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिलीवर्ड होती है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कोलोराडो नदी के विषय में बातचीत ये रही। मिसिसिपी नदी ये अमेरिका में ही बहती है और यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के द्वारा निर्मित मैदान को हम ग्रेट प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेट प्लेन कहते हैं। और यहाँ पर पाया जाने वाला जो घास भूमि होता है, ग्रासलैंड एरिया होता है, उस प्रेयरी का नाम दिया जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रेयरी का नाम देंगे। ठीक है, अब बात आती है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस दोस्तों इसका सही जवाब है 6 का सी ऑप्शन क्या है? सही जवाब है। सेंट लॉरेंस नदी देखिए क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा तथा यूएसए के बीच में महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती है। जैसे ये सुपीरियर हो गया, ये हो गया ह्यूरॉन, ठीक है, ह्यूरॉन हो गया, ये मिशिगन हो गई, ईरी हो गई और ओंटारियो झील हो गई। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये नदी समान रूप से ग्रेट लेक से निकलने के पश्चात जब आगे बढ़ती है तो सेंट लॉरेंस नदी दो देशों यूएसए और कनाडा में बहती है। यूएसए और कनाडा में बहती है। जब ये कनाडा पहुंचती है तो कनाडा का टोरंटो शहर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कनाडा का टोरंटो शहर और मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा को टोरंटो और मॉन्ट्रियल शहर इस नदी के किनारे स्थित है, जिसमें मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। और टोरंटो की बातचीत करें तो ये कनाडा का फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिल्म सिटी। अब थोड़ा सा मॉन्ट्रियल के विषय में और विचार करिए। 1920 ईस्वी में 1920 में जब वायुमंडल का अन्वेषण हुआ, वायुमंडल के विषय में जानकारी हासिल की गई, तो उसमें पाया गया कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस। अर्थात उस दौरान 1920 ईस्वी के अन्वेषण में कहीं पर भी ये पता नहीं चला कि सीएफसी गैस भी पाई जाती है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 1980 के दशक में आप देखेंगे
तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी, जैसे अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर थी वो डिस्टर्ब हुई, और अगर वह डिस्टर्ब हुई तो ये हुआ कि पास में स्थित जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो नो परमानेंट सेटलमेंट अर्थात मानव के संपूर्ण निवास के लिए या स्थायी निवास के लिए वो नहीं है। तो ये हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की समस्या होगी तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसलिए फिर एक बार वायुमंडल का अन्वेषण किया गया तो पाया गया कि इसमें तो सीएफसी गैस पाई जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, ये एक प्रकार की मानव जनित गैस है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मानव जनित गैस कौन सी है, तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इस मानव जनित गैस का उत्सर्जन कहां से होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से। जब धरती का वातावरण या टेम्परेचर बढ़ता है, उससे बचने के लिए मानव स्वभाव होता है, उससे बचने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग करेगा। और जब एयर कंडीशन का प्रयोग करेगा तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है उसी को सीएफसी कहते हैं, और यह सीएफसी गैस ओजोन परत को प्रभावित करती है। वही ओजोन परत जिसे पृथ्वी की प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली यूवी रेजेस को कहीं ना कहीं फिल्टर करती है। तो जब ये डिस्टर्ब होगी तो यूवी रेजेस डायरेक्ट आएंगी, और इस समस्या से बचने के लिए मॉन्ट्रियल शहर में ही, याद रखिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, इसी शहर में ही याद रखें 16 सितंबर 1987, इस डेट को याद रखिएगा। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, और इसीलिए मॉन्ट्रियल के विषय में एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे 16 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों विश्लेषण रहा सेंट लॉरेंस की नदी के विषय में, और इस नदी के द्वारा ही नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण होता है। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों याद रखिएगा यूएसए में है, और ये दो झीलों के बीच में है। झीलों के नाम है, देखिए जैसे कि यहां से आप देख सकते हैं, इरी और ओंटारियो। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये पूरी की पूरी व्याख्या रही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी जो जाम्बेजी नदी है ये अफ्रीका में बहने वाली नदी है। इस नदी पर भी देखिए विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरा विश्लेषण रहा, खासतौर पे ओजोन परत के विषय में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली परत है। दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेजेस अर्थात अल्ट्रावायलेट रेजेस, पराबैंगनी किरणों से हमें ये प्रोटेक्ट करती है। और इसी परत को बचाने के लिए हमें सीएफसी को रोकना होगा, और सीएफसी रोकने के लिए जाहिर सी बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। तो ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? मैंने कहा ना कि अगर एक प्रश्न का आप विश्लेषण अच्छे से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगामी 2 या 3 प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन नदी से, मिसौरी नदी से, सेंट लॉरेंस से, या फिर जाम्बेजी से? अमेजन तो नहीं होगा दोस्तों, है ना, मिसौरी भी नहीं होगा, सेंट लॉरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि सेंट लॉरेंस पर तो नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण होता है। सही कौन सा होगा? डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, जाम्बेजी नदी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य में स्थित? ये देखिए मैंने कहा ना कि अगर आप अच्छे से व्याख्या सुनते हैं तो आप लोग बहुत आसानी के साथ 2 प्रश्नों या 3 प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। ह्यूरॉन ओंटारियो दिया है, इरी ह्यूरॉन दिया है, इरी ओंटारियो दिया है, ह्यूरॉन तथा सुपीरियर दिया है। पहली बात तो दोस्तों ह्यूरॉन और ओंटारियो का कोई एक दूसरे से लेना देना है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए ह्यूरॉन के बाद जो झील है उसका नाम इरी है, फिर जाके ओंटारियो है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इरी और ह्यूरॉन का चलिए आपस में है मामला, लेकिन यहां पर नहीं है। सही जो जवाब है इरी एवं ओंटारियो झील होना चाहिए। इसमें देखिए सुपीरियर झील लिखा हुआ है दोस्तों,
सुपीरियर झील के विषय में एक क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों को जवाब देना है, सुपीरियर लेक इसका सही जवाब होगा। ठीक, तो आइए दोस्तों 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। नियाग्रा प्रपात है, बताइए नियाग्रा प्रपात कहां पर है? कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है। देखिए दोस्तों, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है। सोच समझ के जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब अच्छे से कर पाएंगे। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। नियाग्रा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ यूएसए। ठीक है, यूएसए में यह स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। अब उम्मीद करता हूं कि अगला जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल अलग तरीके का होगा। देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है भाई? किसकी सीमा पर स्थित है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्या स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर है? क्या यूएसए और कनाडा की सीमा पर है? फ्रांस और इटली की सीमा पर है? डेनमार्क एवं स्वीडन? तो यहां पर आप लोग तय करके बताइए, क्या इसमें बी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। यस, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, बड़ा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित कीजिए, दो सूचियां दी हुई है, एक तरफ जलप्रपात, दूसरी तरफ दिया हुआ है नदी। हम भी बना लेते हैं। एक तरफ देखिए जलप्रपात के लिए बात हो गई और दूसरी तरफ क्या हो गया? नदी हो गई। ठीक है, जलप्रपात में देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले एंजिल दिया हुआ है, एंजिल दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया है? बोयोमा दिया हुआ है, बोयोमा दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेनली, स्टेनली दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया है? विक्टोरिया दिया हुआ है, विक्टोरिया दिया हुआ। यहां पर आप ध्यान से समझिए कि 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, अब देखिए आगे क्या दिया है? जाम्बेजी नदी दिया है, जाम्बेजी दिया है, कांगो नदी हो गया, इसके बाद कोरोनी नदी हो गया दोस्तों, कोरोनी नदी हो गया, और बाकी बचा जायरे नदी। ठीक है, अब देखिए एंजिल जलप्रपात की जब बातचीत करते हैं तो ओरेनिको होना चाहिए, ओरेनिको होना चाहिए, नहीं है तो ओरेनिको की सहायक नदी का क्या नाम है? कोरोनी नदी नाम है। तो इसलिए आप देखेंगे एंजिल के लिए क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। याद रखिएगा, एंजिल के लिए क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। यहां पर आपको समझना है, अर्थात ए के लिए कौन सा, दूसरा ए के लिए कौन सा होना चाहिए? तो ए के लिए होना चाहिए इसमें कोरोनी नदी होना चाहिए एंजिल के लिए। ठीक है, तो ये लीजिए ए के लिए यहां पर हो गया कोरोनी नदी। इसके बाद दूसरा है बोयोमा, बोयोमा नदी के लिए देखिए क्या होगा, कौन सा सही होगा? इसमें जायरे दिया है, जाम्बेजी दिया है, कांगो दिया है, तो इसमें आपको कांगो बताना है। ठीक है, कांगो की सहायक नदी है लुआम्बा नदी। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन देखिए स्टेनली दिया है, स्टेनली दिया है, और ये आपको, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन को सभी लोग राइट कर सकते हैं, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, जाम्बेजी पर विक्टोरिया हो गया। इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्टेनली हो गया वो कांगो पे हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये जलप्रपात से संबंधित प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से चीजों को स्पष्ट किए होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर भारत के प्रमुख जलप्रपातों के विषय में। किसके विषय में दोस्तों? भारत के प्रमुख जलप्रपातों के विषय में यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, हम अगर सबसे पहले बातचीत करें धुआंधार जलप्रपात की, यहां पर समझिए कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात की अगर हम बातचीत करें, धुआंधार जलप्रपात की बातचीत करें तो इसको आपको पहले समझना है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर, याद रखिएगा जबलपुर है। जबलपुर में भेड़ा घाट के पास ये जलप्रपात बनता है, नाम है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अब ये किस नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर बनता है दोस्तों, नर्मदा नदी पर बनता है। धुआंधार जो जलप्रपात है उसकी संरचना, धुआंधार जलप्रपात की जो संरचना है दोस्तों वो किसकी तरह है? वह है स्टेनली जलप्रपात की तरह है, स्टेनली जलप्रपात की तरह। इसीलिए धुआंधार जलप्रपात को भारत का स्टेनली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्टेनली भी कहा जाता है। तो इस जलप्रपात को आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर बनता है, भारत का स्टेनली कहा जाता है। ठीक है,
अगर पूछे कि कहां पर, तो जबलपुर के पास बनता है। दूसरे, अगर इसमें बातचीत करें, दूसरा महत्वपूर्ण जो जलप्रपात, आपने नाम सुना होगा कपिल धारा। ठीक है, कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात हो गया, और एक है दूध धारा जलप्रपात। दूध धारा जलप्रपात, यहां पर आपको समझना है कपिल धारा और दूध धारा, ये दोनों जलप्रपात कहां पर है? ये दोनों जलप्रपात है दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। और जिस नदी पर ये दोनों जलप्रपात बनते हैं, उस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है दोस्तों? नर्मदा। नर्मदा के विषय में कहें तो नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ध्यान दीजिएगा, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इस बात को समझना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर ऑप्शन में सिंधु रहेगा तो सिंधु लगाना है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें आप लोगों को बताना है नर्मदा। क्या बताना है दोस्तों? नर्मदा नदी बताना है। इसके अलावा ये दोनों जलप्रपात दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है अनूपपुर। क्या नाम है दोस्तों? अनूपपुर नाम है, अनूपपुर जिला है, इस जिले में स्थित है कौन सा जलप्रपात? कपिल धारा और दूध धारा। इसको भी आप लोगों ने क्लियर किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं थोड़ा सा गोवा। गोवा चलते हैं। गोवा में दोस्तों दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, एक का नाम है जुआरी नदी, एक का नाम है जुआरी नदी, और दूसरी का नाम है मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी। ये एक दूसरे की क्या है दोस्तों? एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। अर्थात मांडवी जब आगे बढ़ती है तो पणजी के पास, गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है ना, पणजी है, तो पणजी के पास दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है मारमुगाओ। क्या नाम है दोस्तों? मारमुगाओ बंदरगाह है। मारमुगाओ बंदरगाह के पास अंजी द्वीप है, ये अरब सागर के किनारे स्थित है, अंजी द्वीप है, यहां पर ये जाके नदी गिरती है। ठीक है, इस नदी पर, किस नदी पर? याद रखिएगा दोस्तों, मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर बनने वाला जो जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है दूध सागर। दूध सागर। अगर दूध धारा आ जाए, दूध धारा आ जाए तो मध्य प्रदेश नर्मदा नदी होगा, दूध सागर आ जाए तो गोवा और मांडवी नदी होगा। इस बात को याद रखिए, धारा और सागर में यही एक छोटा सा अंतर है जो आपको कहीं ना कहीं उस दुविधा से दूर रख सकता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुंडरू जलप्रपात का नाम सुने होंगे, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, कहते हैं झारखंड जाइए और हुंडरू जलप्रपात न देखिए तो ये नहीं माना जाएगा कि आप झारखंड घूम कर आए हैं। इसलिए हुंडरू जलप्रपात की जब हम बातचीत करते हैं, यहां पर आपको समझना है, ये जो जलप्रपात है, हुंडरू जो जलप्रपात है दोस्तों, यह झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची के पास बनता है। ठीक है, और किस नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी नाम है दोस्तों, जो छोटा नागपुर पठार से निकलकर, छोटा नागपुर पठार जिसे हम भारत का रूर कहते हैं, भारत का स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल कहते हैं, वहां से निकल करके झारखंड की राजधानी रांची से होते हुए, सिंहभूमि जिला से होते हुए, देखिए दो सिंहभूमि है, एक पूर्वी सिंहभूमि जिला है और दूसरा पश्चिमी सिंहभूमि जिला है। पूर्वी सिंहभूमि जिला में टाटा नगर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा क्या नाम है? टाटा नगर, जिसे जमशेदपुर कहते हैं, जिसे जमशेदपुर कहते हैं। यहां से होते हुए ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए सीधा सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। तो स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है, रांची शहर के पास होता है, रांची झारखंड की राजधानी है और स्वर्ण रेखा नदी पर यह बनता है। तो उम्मीद है कि हुंडरू जलप्रपात के विषय में भी बहुत अच्छे तरीके से आप सीख रहे होंगे। आइए इसके बाद चलते हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात का नाम सुने होंगे दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात का नाम सुने होंगे। आइए इस जलप्रपात के विषय में देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, सबसे पहली बात तो यह है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों है। दूसरी बात यह है कि ये जो जलप्रपात है वो है
इंद्रावती नदी, याद रखें कौन सी नदी, इंद्रावती नदी के द्वारा बनता है। इंद्रावती गोदावरी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगर अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की बातचीत करें तो नर्मदा हो जाएगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। भारत में गंगा नदी के पश्चात, गंगा की चूंकि लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसके पश्चात गोदावरी नदी की अगर हम बातचीत करें तो 1465 किलोमीटर लंबाई वाली नदी गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। और इस इंद्रावती नदी के किनारे ही छत्तीसगढ़ में एक बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क घोषित किया गया है, जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क नाम है दोस्तों, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी, इंद्रावती नदी। किस राज्य में दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती किसकी सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी के विषय में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं, इसे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कहते हैं, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं दोस्तों। इस नदी के किनारे नासिक है, त्र्यंबक है, नांदेड़ है, राजामुंद्री है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चित्रकूट जलप्रपात के विषय में भी अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों शिवा समुद्रम जलप्रपात के विषय में। इसके विषय में, शिवा समुद्रम जलप्रपात के विषय में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शिवा समुद्रम जलप्रपात एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये शिवा समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो शिवा समुद्रम जलप्रपात है, ये कावेरी नदी के द्वारा निर्मित होता है। किस नदी के द्वारा, कावेरी नदी के द्वारा निर्मित होता है। ये किस राज्य में निर्मित होता है, कर्नाटक में दोस्तों। राज्य पूछे तो कर्नाटक बताना है। कर्नाटक में कहां पर निर्मित होता है, मैसूर का नाम सुने होंगे दोस्तों। मैसूर वहां का जिला है, यहां पर सामान्य रूप से इसका निर्माण होता है। मैसूर में ही देखिए कावेरी नदी के द्वारा श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण होता है। टीपू सुल्तान का यहां पर आवास भी है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, तो शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक राज्य में मैसूर जिला में निर्मित होता। ठीक है, इतनी जानकारी एनफ है। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वाटर वॉल्यूम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू वाटर वॉल्यूम, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो शिवा समुद्रम। याद रखिएगा, अगर वाटर वॉल्यूम का मतलब ढेर सारा पानी लेकर के नीचे गिराने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी, और वो जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है शिवा समुद्रम। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बड़े महत्वपूर्ण जलप्रपात की बातचीत करेंगे, उसका नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, जैसे किसी व्यक्ति के कई नाम होते हैं, इसी तरह जोग के भी कई नाम हैं। इसको गरशोपा जलप्रपात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गरशोपा जलप्रपात। इसी जलप्रपात को दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, अब इस जलप्रपात की लोकेशन देखिए किस राज्य में है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में है दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ी, नाम सुने होंगे। ठीक है, अब ये जो जोग जलप्रपात है, ये 3 बड़े जलप्रपातों का एक विशाल संग्रह है। सही आपने सुना, 3 जलप्रपातों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें राजा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, राजा हो गया। राकेट जलप्रपात हो गया। इसी प्रकार से दाम ब्लाचे जलप्रपात, ये हो गए। इन तीनों जलप्रपातों का संग्रह ही क्या कहलाता है, जोग जलप्रपात कहलाता है। ठीक है,
जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, यहां से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूटेड रहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे माने। ठीक है, तो मेघालय में एक जलप्रपात है, मेघालय में एक जलप्रपात है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि मेघालय का सर्वोच्च शिखर है शिलांग शिखर, और उसी शिखर के पास नोखाली काई नाम का एक जलप्रपात है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आयोग है, जो सामान्य रूप से हम यूपीपीएससी की बातचीत करते हैं, यूपीपीएससी देखिए कहीं ना कहीं इसी जलप्रपात को मानता है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। राजा जलप्रपात, राकेट जलप्रपात और दामब्लाचे जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। और ये जितने भी जलप्रपात हैं दोस्तों, ये जिस नदी पर निर्मित होते हैं उस नदी का नाम है शरावती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? शरावती नदी। उम्मीद है कि भारत के जलप्रपातों के विषय में भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। तो विश्व के जलप्रपात और भारत के जलप्रपात, यहां से अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से सही कर सकते हैं। और सही ही नहीं, यकीन मानिए, अगर वाटरफॉल से संबंधित कोई भी प्रश्न आया तो आप लोग उसको एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा सेशन आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल चैनल से मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। हर विषय बहुत ही मुकम्मल तरीके से तैयार करवाया जाता है, जिसमें अपने अपने विषय विशेषज्ञ हैं, और आप सभी लोग अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी कुछ कहने कहलाने के लिए है नहीं। आप मिशन इंस्टीट्यूट में कभी आइए तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दोस्तों, जिस पोस्ट में आप जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम एसआई बनना चाहते हैं, एसआई के हमारे बहुत से स्टूडेंट पढ़ लिख कर यहाँ से कामयाबी हासिल किए हैं। अगर कांस्टेबल बनने चाहते हैं तो यहाँ तो दोस्तों इतने ढेर सारे कांस्टेबल की फोटो लगी हुई है कि सोचिए वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े होंगे। एसएससी, सीजीएल है, एफसीआई है, बहुत से एग्जाम होते हैं दोस्तों। हर एग्जाम में हमारे मिशन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने परचम लहराया है। तो इसी कड़ी में आप लोग भी जुड़िए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे जुड़ करके कामयाबी हासिल करेंगे। जय हिंद।